A1 जुडिशल एकेडमी पर आपका स्वागत है। हम लोग बीएनएसएस पढ़ रहे हैं और बीएनएसएस में अभी तक हम लोग भाग 2 कवर कर चुके हैं और ये इस वीडियो सीरीज का तीसरा भाग होगा। अभी तक जो है हम चैप्टर नंबर 1 और 2 को पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 और 4 को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो चैप्टर नंबर 3 है हमारा और आपको पहले भी बताते आ रहे हैं, ये आपको चैप्टर का पूरा याद रखना है। किस चैप्टर का नाम क्या है और उस चैप्टर में कहाँ से कहाँ तक सेक्शन है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। तो चैप्टर नंबर 3 हमारा दंड न्यायालयों की शक्ति और इसमें सेक्शन की बात करें तो 21 से लेकर 29 तक इसमें सेक्शंस हैं। चलिए देखते हैं। धारा 21, न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है। तो चैप्टर 3 का जो सबसे पहला सेक्शन है वो सेक्शन 21 है और कहता है न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है। देखते हैं इसमें। देखिए इसमें इसको सेक्शन को 2 पार्ट में तोड़ा गया है और पहला पार्ट जो है ए पार्ट है और ये क्या कहता है कि बीएनएस के अपराधों का विचारण कर सकेगा। तो बीएनएस क्या है हमारी, आप जानते हैं भारतीय न्याय संहिता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 है और दो बीएनएस यानी कि बीएनएस में जितने भी अपराध हैं उन अपराधों का विचारण कर सकेगा। विचारण की बात मतलब क्या हो रही है, यहाँ पर ट्रायल की बात हो रही है। ठीक है। अब ट्रायल क्या होता है, जो मुकदमा पंजीकृत होता है, जो वो कोर्ट में जाता है, जिसमें साक्ष्य का लेना है, बहस है, एविडेंस है, इत्यादि चीज़ें। तो ट्रायल की बात कर रहा है कि बीएनएस के अधीन जितने भी बीएनएस के अधीन अपराध हैं उनका विचारण कौन कर सकेगा। तो बीएनएस के अधीन अगर बात करी जाए विचारण की तो उच्च न्यायालय कर सकेगा यानी कि हाई कोर्ट से कर सकेगा, सेशन न्यायालय कर सकेगा यानी कि आपका सेशन कोर्ट कर सकेगा, इसको आप डीजे भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज। और तीसरा इसमें पॉइंट है प्रथम अनुसूची के अनुसार न्यायालय। ठीक है। तो प्रथम अनुसूची के अनुसार न्यायालय भी इसका विचारण कर सकेगा। तो प्रथम अनुसूची आपको बताए थे कि जो आपका बीएनएस है, बीएनएसएस है, इसके सबसे लास्ट में आप चले जाएंगे और सबसे लास्ट में जब लास्ट का सेक्शन आपका ख़त्म होता है उसके बाद ही 2 अनुसूची दे रखी है। पहली अनुसूची आपका अपराधों के वर्गीकरण के बारे में है और दूसरी जो अनुसूची है वो आपका ड्राफ्ट के बारे में है। ठीक है। तो पहली अनुसूची के अनुसार जो आप देखेंगे उसमें आप देखेंगे 6 कॉलम बने हुए हैं। जो पहली अनुसूची आप देखेंगे उसमें क्या बने हुए हैं, 6 कॉलम बने हुए हैं। आप देखेंगे वहाँ पर, यहाँ से भी प्रश्न आ जाते हैं, इस तरह से बने हुए हैं। और उसमें आपका पहला कॉलम जो है वो बताता है, बीएनएस का सेक्शन बताता है कि कौन सा सेक्शन है। ठीक है। उसके बाद जो है अपराध के बारे में बताता है वो, कि अपराध क्या है वो, बीएनएस का अपराध। तीसरा कॉलम में वो सज़ा बताता है, आप देखेंगे उसमें चेक कर लीजिएगा। चौथा कॉलम बताता है संज्ञेय या असंज्ञेय है, क्या है वो। पांचवा कॉलम आपको बताएगा कि वो जमानतीय है या अजमानतीय है। और जो छठा कॉलम है इसकी हम बात कर रहे हैं, इस छठे कॉलम में आपको मिल जाएगा कि किस न्यायालय द्वारा अपराध का विचारण किया जाएगा। तो वहाँ पर आप देखेंगे मजिस्ट्रेट लिखा होगा या फिर सेशन जज लिखा होगा, कोई भी मजिस्ट्रेट उसमें शब्द भी लिखा होगा। तो इस तरह से तो जो बीएनएस के अधीन अपराध हैं, यहाँ पर सेक्शन दे दिया कि किस अपराध जो है बीएनएस का कौन से सेक्शन का अपराध है, यहाँ पर बता दिया जाएगा। और उसके बाद उस अपराध का विचारण कौन सा न्यायालय करेगा वो छठे कॉलम में बताया गया है। तो यहाँ पर जो प्रथम अनुसूची के अनुसार न्यायालय की बात हो रही है वो प्रथम अनुसूची यही है कि यहाँ पर जो बीएनएस का सेक्शन है
बीएनएस का सेक्शन जो भी है, बीएनएस का जो भी अपराध है उसका विचारण कौन कर सकता है? तो प्रथम अनुसूची के अनुसार जो भी न्यायालय होगा वो उसका विचारण कर सकता है। तो कहने की बात यह है कि जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है, बीएनएस है, उसमें जो अपराध दिए गए हैं उनका विचारण कौन कर सकता है? तो यहाँ पर हाई कोर्ट कर सकता है, सेशन कोर्ट कर सकता है और प्रथम अनुसूची के अनुसार न्यायालय कर सकता है। कर सकेगा मतलब कोई भी कर सकता है, यहाँ पर आपको यह शब्द मिल जाता है। ठीक है, इसमें एक परंतु का आता है पहले ही पार्ट में। क्या कहता है कि बीएनएस की धारा 64 से लेकर 71 तक के किसी अपराध का विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसमें महिला पीठासीन हो। तो जो भारतीय न्याय संहिता के जो सेक्शन है 64 से लेकर के 71 तक, ये महिलाओं से संबंधित है। ठीक है, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित है और ऐसे अपराधों का जो विचारण किया जाएगा ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसमें कौन होगी? महिला पीठासीन, महिला अधिकारी होगी, मतलब महिला वहाँ पर न्यायाधीश होगी। उसी न्यायालय द्वारा उसका विचारण किया जाएगा। किसका? जो बीएनएस के 64 से 71 तक के अपराध हैं और महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित है। आगे देखते हैं अन्य विधि के अपराध। तो यहाँ पर देखिए आपको बताए थे कि जो सेक्शन 21 है ये दो पार्ट में है। पहला पार्ट ये बीएनएस के अपराधों की बात करता है और जो दूसरा पार्ट है ये अन्य विधि के अपराधों की बात करता है। तो जो अन्य विधि है, अन्य विधि से मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो आपके स्पेशल एक्ट होते हैं, जैसे इसमें आ जाता है SC/ST एक्ट आ जाता है, पॉक्सो एक्ट आ जाता है, घरेलू हिंसा आ जाता है और ऐसे तमाम आ जाते हैं। ठीक है, तो वो स्पेशल एक्ट आ जाते हैं। और विशेष विधि में क्या आता है? लोकल लॉज भी आ जाते हैं। लोकल लॉ, स्थानीय विधि। स्थानीय विधि में जैसे उत्तर प्रदेश का कानून है, उत्तर प्रदेश लोकल लॉज कुछ भी आ जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के कानून आ जाएंगे, राजस्थान के कानून आ जाएंगे। तो ये लोकल यानी कि जिस राज्य में जो कानून लागू होता है। तो अन्य विधि का मतलब यहाँ पर स्पेशल विधि और स्थानीय विधि से है, विशेष विधि और स्थानीय विधि से है। तो यहाँ पर जो बात कह रहा है सेकंड पार्ट, ये कह रहा है कि अन्य विधि के अपराधों का विचारण उस समय अन्य विधि के अपराध का विचारण जब उस अन्य विधि में किसी विचारण न्यायालय का उल्लेख ना हो तो कर सकेगा। मतलब ये कह रहा है कि जब अन्य विधि के अधीन कोई अपराध आता है और उस अन्य विधि में उस अपराध के बारे में नहीं दिया गया है कि कौन न्यायालय उसका विचारण करेगा, तब यहाँ पर आपका बीएनएसएस लागू हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई स्पेशल एक्ट है, मान लीजिए SC/ST एक्ट है, और इस SC/ST एक्ट में ये नहीं दिया गया है कि SC/ST एक्ट के अंतर्गत होने वाले अपराधों का विचारण कौन न्यायालय करेगा। अगर ये नहीं दिया गया है SC/ST एक्ट में, तब वहाँ पर क्या हो जाएगा? बीएनएसएस लागू हो जाती है। तो यहाँ पर इसी बी पार्ट जो है ये अन्य विधि की बात ही कर रहा है। ये यही कह रहा है कि जब उस अन्य विधि में किसी विचारण न्यायालय का उल्लेख न हो तो विचारण कौन कर सकेगा? तो ऐसी दशा में उच्च न्यायालय उसका विचारण कर सकेगा या फिर प्रथम अनुसूची के अनुसार न्यायालय उसका विचारण कर सकेगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना। अब इसमें एक बात और समझने वाली बात है कि आपने यहाँ पर देखा प्रथम अनुसूची के अनुसार न्यायालय। तो यहाँ पर अगर अन्य विधि की बात की जाएगी तो यहाँ पर प्रथम अनुसूची के अनुसार न्यायालय है। तो यहाँ पर हमें फिर से क्या करना पड़ेगा? प्रथम अनुसूची में जाना पड़ेगा। अब आप प्रथम अनुसूची देखते हैं तो प्रथम अनुसूची भी दो पार्ट में तोड़ी गई है। पहले पार्ट में जो है बीएनएस के अधीन अपराधों के बारे में बात की गई है और जो सेकंड पार्ट है उसमें अन्य विधि के अधीन अपराधों की बात की गई है। ठीक है, आप उसको देखिएगा सबसे लास्ट में जब प्रथम अनुसूची समाप्त हो रही होती है वहाँ पर उसका सेकंड पार्ट आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर जो है अन्य विधि की बात हो रही है, क्योंकि ये जो बी पार्ट है ये अन्य विधि की बात कर रहा है।
तो जब उस अन्य विधि में विचारण न्यायालय का उल्लेख ना हो तब कौन उसका विचारण कर सकेगा? तो सीधा सीधा कह रहा है कि पहले तो उसका हाई कोर्ट कर सकेगा, और हाई कोर्ट नहीं करता है या तो कौन करेगा? तो प्रथम अनुसूची के अनुसार न्यायालय करेगा। अब प्रथम अनुसूची आपको बताए कि पहले पार्ट में बीएनएस के अपराधों की बात करता है और सेकंड पार्ट में अन्य विधि की बात करता है। तो ये वाला आप पार्ट देखेंगे अपनी बैरक्ट में लास्ट में, जो प्रथम अनुसूची है उसके लास्ट में सेकंड पार्ट। अब वहां पर क्या लिखा है उसको देखेंगे। तो अगर ऐसा अपराध है, यहाँ पर हम अन्य विधि की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा अपराध है जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या फिर 7 वर्ष से अधिक के कारावास का है, अगर ऐसा अपराध है जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक के कारावास का है, तो वहां पर जो विचारण करेगा फिर वहां पर सेशन न्यायालय करेगा। आप देख लीजिएगा बैरक्ट में प्रथम अनुसूची के लास्ट में मिलेगा सेकंड पार्ट में, तो वहां पर कौन करेगा? सेशन न्यायालय विचारण करेगा यदि ऐसा अपराध है जिसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या फिर 7 वर्ष से अधिक के कारावास का प्रावधान है, तो वहां पर सेशन न्यायालय उसका विचारण करेगा। यदि ऐसा अपराध है जो 3 वर्ष से अधिक है और 7 वर्ष से कम है, यदि ऐसा अपराध है जो 3 वर्ष से अधिक के कारावास है उसमें और 7 वर्ष से कम का कारावास है, तो वहां पर जो है उसका जो विचारण करेगा वो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट करेगा, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उसका विचारण कौन करेगा? फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा। और यदि ऐसा अपराध है जो 3 वर्ष से कम का है, जिसमें 3 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है, वहां पर कोई भी मजिस्ट्रेट उसका विचारण कर सकता है, कोई भी मजिस्ट्रेट। तो ये आपको समझाने के लिए है, आप उसको देख लीजिएगा बैरक्ट में। यहाँ से हालांकि प्रश्न बहुत कम बनते हैं, फिर भी आप इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसमें। नोट करके दिखाया, देखिए क्या धारा 363 के अंतर्गत सिक्के, स्टाम्प विधि या संपत्ति के विरुद्ध अपराध पूर्व में दोष सिद्धि, मतलब जो ऐसे अपराध हैं जो सिक्कों से संबंधित हैं, स्टाम्प विधि से संबंधित है, संपत्ति के विरुद्ध अपराध है और उनमें पूर्व दोष सिद्धि एक बार हो चुकी है, उसके बाद वो दोबारा से अपराध कर रहा है, तो उसका ऐसे दोषित व्यक्तियों का विचारण कोई भी मजिस्ट्रेट या फिर सेशन न्यायाधीश कर सकता है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो इस तरह के अपराध हैं, धारा 363 देख लीजिएगा एक बार, तो इस तरह के अपराध हैं उनका विचारण कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है, और उसमें ये यहाँ पर सेशन न्यायाधीश भी उसमें उसका विचारण कर सकता है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन नंबर 22, तो ये धारा 22 है आपका, और ये क्या है? दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए हाई कोर्ट की बात की जा रही है और सेशन कोर्ट की बात की जा रही है। हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की बात की जा रही है सेक्शन नंबर 22 में, कि ये जो कोर्ट है ये कौन कौन सा पनिशमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट है कि उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। दूसरा पॉइंट है सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी, लेकिन मृत्युदंड में उच्च न्यायालय से पुष्टि आवश्यक है। तो हाई कोर्ट जो है विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, और इसी प्रकार से जो सेशन कोर्ट है वो भी विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। लेकिन जब सेशन कोर्ट जो है मृत्युदंड देगा तो वहां पर क्या करेगा? वो हाई कोर्ट से जो है पुष्टि कराएगा।
हाई कोर्ट से उसको पुष्टि कराना पड़ेगा। और मृत्यु दंडादेश के बारे में प्रावधान की बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 407 ये क्या कहता है कि सेशन न्यायाधीश मृत्युदंड की पुष्टि के लिए दंडादेश को उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो 407 के तहत जो है सेशन कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट के सामने मृत्युदंड को जो है पेश करता है। और धारा 410 में क्या कहा गया, धारा 410 दंडादेश की पुष्टि या नए दंडादेश को का दो न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना। तो जब सेशन कोर्ट हाई कोर्ट में जो है मृत्युदंड के पुष्टि के लिए जो है मामले को प्रस्तुत करता है तो धारा 410 के तहत जो है हाई कोर्ट क्या करता है, वहां पर उस दंडादेश की पुष्टि कर सकता है या फिर उसमें नया दंडादेश दे सकता है। तो यहाँ पर दोनों ही बातें हैं कि हाई कोर्ट उसको पुष्टि भी कर सकता है या फिर उसमें उसको जो है बदल भी सकता है। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो बात की जा रही है ये दो न्यायाधीशों द्वारा की बात की जा रही है। तो कोई भी ऐसा जो है सेशन कोर्ट जो है कोई भी ऐसा दंडादेश देता है जो मृत्यु दंड का है, वहां पर वो हाई कोर्ट को जो है भेजेगा पुष्टि के लिए। और हाई कोर्ट के जो है कितने जजों की बात हो रही है, दो जजों की बात। तो यहाँ पर दो न्यायाधीश क्या करेंगे, उसको या तो पुष्ट करेंगे या फिर उसको जो है नए दंडादेश में तब्दील करेंगे। तो यहाँ पर ये दो न्यायाधीशों की बात जो है ये आपको याद रखनी है, यहाँ से आपका प्रश्न बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। सेक्शन नंबर 23 है दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। तो 22 में जो है उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश की बात हो रही है और सेक्शन नंबर 23 में जो है मजिस्ट्रेट की बात हो रही है। अब मजिस्ट्रेट के बारे में देखें तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसको आप सीजीएम भी बोल देते हैं या फिर अपर मुख्य न्यायाधीश जिसको आप जो है एसीजेएम भी बोल देते हैं। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या फिर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक की अवधि का कारावास के सिवाय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं। तो सीजीएम है और एसीजीएम है ये मृत्युदंड नहीं दे सकते हैं, ये आजीवन कारावास नहीं दे सकते हैं और ये 7 वर्ष से अधिक के कारावास नहीं दे सकते हैं। तो ये 7 वर्ष तक के कारावास को दंडित कर सकते हैं। ऐसे अपराध का विचार ऐसे अपराध में किसी भी अपराध में जो है ये सजा दे सकते हैं, वो 7 वर्ष तक के कारावास की सजा दे सकते हैं। कौन? सीजीएम यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या फिर एसीजेएम यानी कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। दूसरी बात करें हम प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की, तो प्रथम वर्ग का जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो 3 वर्ष से अनधिक का कारावास या 50,000 रुपये से अनधिक का जुर्माना या दोनों या सामुदायिक सेवा का पनिशमेंट ये दे सकता है। ठीक है, तो प्रथम वर्ग की भी आपको ध्यान रखेंगे कि ये जो कारावास दे सकता है केवल 3 वर्ष तक का कारावास दे सकता है। और जुर्माने की बात की जाए तो ये 50,000 रुपये तक का जुर्माना केवल दे सकता है, इससे ज़्यादा ये नहीं दे सकता। या दोनों दे सकता है या फिर ये सामुदायिक सेवा का पनिशमेंट भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि क्या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सामुदायिक सेवा का पनिशमेंट दे सकता है, तो हाँ बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी, और ये विधि द्वारा प्राधिकृत आपका पनिशमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सामुदायिक सेवा का पनिशमेंट है ये नया जोड़ा गया है और यहाँ पर ये दिया जाता है। तीसरी बात करें तो सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ये जो पनिशमेंट दे सकते हैं 1 वर्ष से अनधिक के कारावास का जो है ये पनिशमेंट दे सकते हैं। और अगर जुर्माने की बात की जाए तो ये 10,000 रुपये तक का जुर्माना दे सकते हैं या फिर दोनों या फिर सामुदायिक सेवा का पनिशमेंट दे सकते हैं। इस सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट है कि कौन मजिस्ट्रेट कितना
पनिशमेंट दे सकता है, कितना फाइन लगा सकता है, कौन कौन सा वो दे सकता है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। सेक्शन 23 में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सामुदायिक सेवा को परिभाषित करता है, स्पष्टीकृत करता है या फिर परिभाषित करता है। अब सामुदायिक सेवा जो है, आप देखते हैं बीएनएस की धारा 4F में जो है सजा का एक नया प्रकार है जो जोड़ा गया है, लेकिन इसको बीएनएस में परिभाषित नहीं किया गया है। सामुदायिक सेवा को परिभाषित नहीं किया गया है बीएनएस में, केवल इसको स्पष्ट किया गया है किसमें, सेक्शन 23 के स्पष्टीकरण में। अब सामुदायिक सेवा क्या होती है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि सामुदायिक सेवा से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसको किसी तोषित व्यक्ति को दंड के रूप में, जो समुदाय के रूप में हो, करने के लिए न्यायालय आदेश करे, जिसके लिए वह किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा। तो स्पष्टीकरण में सामुदायिक सेवा को स्पष्टीकृत या परिभाषित किया गया है। क्या होता है, सामुदायिक सेवा ऐसा कार्य है जिसको दोषित व्यक्ति को दिया जाता है, दंड के रूप में दिया जाता है, किसी समुदाय की सेवा करने के लिए जो है उसको दिया जाता है, न्यायालय का आदेश होता है और जिसके लिए उसको कोई पारिश्रमिक या फिर वेतन उसको नहीं मिलता है, उसको कोई पैसा नहीं मिलता उस समुदाय की सेवा करने के लिए। समय के बारे में प्रावधान नहीं है कि कितने समय के लिए सामुदायिक सेवा दिया जाएगा, ये कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए जो है न्यायाधीश के विवेक पर छोड़ा गया है, उसको न्यायाधीश के विवेक पर छोड़ा गया है कि कितने समय के लिए वो देगा। तो सेक्शन नंबर आपका 23 भी यहाँ पर इतनी बात करता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सेक्शन 24, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर दंडादेश। देखिए ये क्या है कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर अतिरिक्त कारावास दिया जाएगा। तो इसका सबसेक्शन 1 कहता है, जो उपधारा 1 है वो कहती है कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर अतिरिक्त कारावास दिया जाएगा, जो कि देखिए क्या है, जो कि धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होगा। अब धारा 23 कौन सी है, ये है। दूसरा पॉइंट कहता है कि मुख्य दंडादेश के 1/4 से अधिक नहीं होगा। अब देखिए पहले इसको हम समझते हैं कि जो जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की बात की जा रही है, तो मान लीजिए कोई मजिस्ट्रेट है और यहाँ पर किसी को 1 वर्ष का कारावास देता है और 5,000 रुपये का उस पर जुर्माना भी देता है। ठीक है, तो यदि वो 1 वर्ष अपना काट लेता है लेकिन वो जुर्माना अदा नहीं करता है, यहाँ पर उसको पनिशमेंट जो मिला है वो क्या मिला है, 1 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना साथ में मिला है। अगर वो जुर्माना अदा नहीं करता है तो वो सेक्शन 24 के तहत यहाँ पर आ जाएगा, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर दंडादेश। तो जब अगर वो जुर्माना नहीं देता है तो उसको क्या मिलेगा, अतिरिक्त कारावास दिया जाएगा। अब अतिरिक्त कारावास के लिए 2 शर्तों का होना जरूरी है कि जो अतिरिक्त कारावास होगा वो धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होगा। तो धारा 23 के अधीन जो शक्ति है, देखिए यहाँ पर प्रथम वर्ग को 3 वर्ष की शक्ति है, द्वितीय वर्ग को 1 वर्ष की शक्ति है, तो उससे अधिक ये नहीं होगा। पहली शर्त ये कहती है। दूसरी शर्त कहती है मुख्य दंडादेश के 1/4 से अधिक नहीं होगा। ठीक है, तो मुख्य दंडादेश जो होता है वो क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए मुख्य दंडादेश की बात हो रही तो 3 वर्ष है, 3 वर्ष यहाँ पर 1 वर्ष है, तो उससे वो ज़्यादा, उसके 1/4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसको देखिए, समझिए एक उससे उदाहरण से। मान लीजिए कोई प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है और उसने क्या किया, 3 वर्ष का सजा दे दिया और प्लस उसने 10,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। ठीक है, अब अगर कोई जुर्माना नहीं देता है तो कितना अतिरिक्त कारावास उसको दिया जाएगा, तो यहाँ पर जो अतिरिक्त कारावास दिया जाएगा वो
मुख्य दंडादेश का 1/4 से अधिक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर उसको 3 वर्ष तक की सज़ा देने का परमिशन है या फिर अथॉरिटी है, तो 3 वर्ष का 1/4 कितना होता है? तो हम करें अगर 12 गुना 3 और ये 36 माह, और इसको 9 से डिवाइड कर, इसको 3 से 1/4 से डिवाइड करते हैं तो इसको क्या आ जाएगा? ये 9 महीने आ जाएगा। ठीक है, तो अतिरिक्त कारावास जो होगा वो 9 महीने से अधिक नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर जो पनिशमेंट देगा, 10,000 रुपये अदा अगर नहीं करता है तो वो मैक्सिमम उसको 9 माह का कारावास, अतिरिक्त कारावास दे सकता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पर किया है कि जो है धारा 23 बीएनएसएस के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होगा, तो यहाँ पर 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि 3 वर्ष तो उसने पहले से दिया था और 9 माह का उसने और अतिरिक्त दे दिया, तो 3 वर्ष 9 माह चला जाता है, तो ये 3 वर्ष से ज़्यादा हो गया। तो इसके लिए है उपधारा 2 काम करती है, और उसमें उपधारा 2 में साफ साफ लिखा है, देखिए, इस धारा के तहत दिया गया कारावास मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 23 के तहत दी गई अधिकतम मूल कारावास की सजा के अतिरिक्त हो सकेगा। तो यहाँ पर क्या है, जो मूल सजा उसने दिया था वो उसके अतिरिक्त यहाँ पर हो सकता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, और दोनों शर्तें जो है यहाँ पर लागू होना जरूरी है। तो ये है इसमें धारा 24। आगे हम इसको देखते हैं, बढ़ते हैं धारा 25 की तरफ। कोई बात आपको समझ नहीं आती है, आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारा जो टेलीग्राम है यहाँ पर ज्वाइन करिएगा इसको, और ये आईडी है, सर्च करेंगे, आपको हमारा चैनल टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सवाल पूछने का भी ऑप्शन मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या कहता है, धारा 8 बीएनएस की धारा 8 जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि देने में व्यतिक्रम से संबंधित प्रावधान करती है। तो बीएनएस की धारा जो 8 है वो जुर्माने की रकम बताती है कि जुर्माने की रकम जो है किस तरह से काउंट होगी, जुर्माना क्या होगा, जुर्माना व्यतिक्रम होने पर किस तरह से उसको वसूला जाएगा, ये सब चीज़ें धारा 8 बात करती है। तो वहाँ पर आप इसको उस एक्ट में देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 4 अभी नहीं, अभी धारा 25 हमको पढ़ना है। धारा 25 क्या कहती है? एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्धि होने के मामले में दंडादेश। क्या कहता है ये पहला पॉइंट, कि बीएनएस की धारा 9 के उपबंधों के अधीन जब एक ही विचारण में एक से अधिक अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया, तब ऐसे दंड एक के बाद एक भोगे जाएंगे या साथ साथ भोगे जाएंगे, ऐसा उल्लेख मजिस्ट्रेट को करना होगा कि दंड साथ साथ होगा या क्रमवर्ती होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, बीएनएस की धारा 9 के उपबंधों के अधीन रहना पड़ेगा पहले। क्या कहता है कि जब एक ही ट्रायल चल रहा हो और उसमें जो है मान लीजिए 4 धाराएं हैं, एक ट्रायल में 4 धाराएं हैं, और 4 में ही जो है पनिशमेंट जो है दे दिया जाता है। मान लीजिए इसमें 6 महीने दिया, एक सेक्शन में किसी एक सेक्शन के तहत दोष सिद्ध हुआ तो 6 महीने का यहाँ पर पनिशमेंट दिया। दूसरे सेक्शन के तहत जो है मान लीजिए 1 वर्ष का पनिशमेंट दिया। फिर तीसरे सेक्शन की बात करें तो फिर से जो है 6 महीने का उसमें पनिशमेंट दिया, और चौथा सेक्शन है इसमें मान लीजिए 1 वर्ष का जो है पनिशमेंट दिया। तो कुल मिलाकर के बात करें तो 1, 2 और 3 वर्ष का यहाँ पर सजा होती है। अब यहाँ पर जो है ये 1 वर्ष और ये 1 वर्ष, क्या इन दोनों को मिलाकर के 1 वर्ष ही माना जाएगा, या फिर 1 वर्ष समाप्त होने के बाद दूसरा वर्ष का पनिशमेंट चालू होगा,
इस बात का उल्लेख मजिस्ट्रेट को करना होगा कि जो सभी सजाएं हैं वो एक साथ चलेंगी या फिर वो अलग अलग चलेंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है इसकी बात हो रही है। क्या कहता है कि बीएनएस की धारा 9 के बंदों के अधीन जब एक ही विचारण में एक से अधिक अपराध के लिए दोषित किया गया है तब ऐसे दंड एक के बाद एक भोगे जाएंगे या साथ साथ भोगे जाएंगे, ऐसा उल्लेख मजिस्ट्रेट को करना होगा कि दंड साथ साथ होगा या क्रमवर्ती होगा। आगे देखें तो दूसरा पॉइंट की बात करते हैं कि मामले को केवल इस आधार पर उच्च न्यायालय को विचारण के लिए नहीं भेजा जाएगा कि सभी अपराधों के लिए कुल सजा एक अकेले अपराध के लिए उसकी अधिकतम सजा देने की क्षमता से अधिक हो गई है। तो जैसे कि आपको बताएं, मान लीजिए यहाँ पर सेकंड क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट है, सेकंड क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट है, उसकी पावर कितनी है, 1 वर्ष तक की सजा वो दे सकता है। अब उसने मान लीजिए 3 सेक्शन में उसको सजा दे दिया, यहाँ पर 6 महीने दे दिया, एक में 6 महीने दे दिया, एक में 3 महीने दे दिया और फिर से उसने 6 महीने दे दिया। तो उसकी कुल मिलाकर तो 1 वर्ष की है शक्ति की, वो 1 वर्ष तक का जो है सजा दे सकता है। लेकिन अगर उसके टोटल सजा की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 साल और 3 महीने की सजा हो जाती है। तो ये 1 वर्ष से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो केवल इस आधार पर जो है उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। ये उपधारा 2 कहती है कि उसकी जो पावर है 1 वर्ष तक की है, लेकिन जो उसने सजा दिया है वो 1 वर्ष से अधिक हो गया है। इस आधार पर जो है इसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। परंतु परंतु क्या कहता है कि एक से अधिक अपराध के लिए दंड किसी भी दशा में 20 वर्ष से अधिक नहीं होगा। पहला पॉइंट क्या कहता है कि जब कोई मजिस्ट्रेट है और एक विचारण में एक से अधिक अपराधों में दंड दे रहा है, तो यहाँ पर क्या कहता है, उसको 2 शर्तों का पालन करना पड़ेगा। पहली शर्त क्या है कि उसका जो टोटल पनिशमेंट है वो 20 वर्ष से अधिक नहीं होगा। पहला पॉइंट क्या कहता है, वो 20 वर्ष से अधिक नहीं होगा। दूसरा पॉइंट कहता है कि उस दंड की मात्रा 2 गुने से अधिक नहीं होगी जिसे देने के लिए न्यायालय सक्षम है। तो दूसरी जो शर्त कहती है वो ये कहती है कि मान लीजिए फर्स्ट क्लास जुडिशल मजिस्ट्रेट है और उसको 3 वर्ष तक की सजा देने का जो है राइट है या अथॉरिटी है। तो ये कहता है कि जब एक मजिस्ट्रेट एक विचारण में जो है एक से अधिक अपराध के लिए दंडादेश देता है तो वो अपने से दोगुनी मात्रा से अधिक सजा नहीं दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए एक सेक्शन में उसने 6 महीने दे दिया, फिर दूसरे सेक्शन में उसने 1 साल दे दिया, फिर तीसरे सेक्शन में उसने जो है 3 महीने दे दिया, फिर चौथे सेक्शन में उसने जो है 4 महीने दे दिया। इस तरह से अगर ये टोटल की काउंट किया जाए तो यहाँ पर ये 2 गुने से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 गुना कितना होता है उसका, 6 वर्ष। तो 6 वर्ष से अधिक उसका टोटल जो है सजा नहीं होनी चाहिए। और जो सिंगल सजा है वो 3 वर्ष तक होनी चाहिए। ये यहाँ पर 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और टोटल की बात की जाए तो वो 2 गुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है सब सेक्शन 2 में, वो यही की जा रही है कि उसके सजा देने की क्षमता अगर अधिक हो गई है, मतलब जितनी वो सजा दे सकता था 1 वर्ष की दे सकता था, लेकिन 1 वर्ष 6 महीने हो गई है, तो इस आधार पर उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। लेकिन जो बात की जा रही है, अगर वो एक से अधिक सेक्शन में सजा दे रहा है तो वहाँ पर जो है उसके लिए 2 शर्तों का पालन करना है कि पहला जो है
वो उसकी टोटल सज़ा 20 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि जितना उसको जो है पनिशमेंट देने की शक्ति है वो 2 गुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। एक बार और समझिए क्या कहता है कि मान लीजिए एक, जैसे आप एक एफआईआर देखते हैं। अब एक एफआईआर में अभियुक्त मान लीजिए ए को बनाया गया है। उसने क्या किया है, चोरी किया है। मान लेते हैं उसने जो है चोरी किया है, तो एक सेक्शन यहाँ पर उसको लग गया। चोरी करने के बाद उसने क्या किया है, घर में घुसा भी है तो गृह अतिचार भी किया है उसने, एक सेक्शन उसको ये पर लग गया। फिर जो है उसने घर वालों के साथ जो घर में पाया उसके साथ मारपीट भी किया है, तो एक सेक्शन उसको ये लग गया है। तो यहाँ पर मान लीजिए क्या हुआ, एक ही अपराध में जब एक से अधिक विचारण होता है, एक ही विचारण में क्या होता है, एक से अधिक अपराध के लिए उसको दोष सिद्ध किया जाता है। तो मान लीजिए तीनों के लिए उसको दोष सिद्ध कर दिया गया। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो यही की जा रही है कि पहले तो सब सेक्शन 1 के तहत उसको मजिस्ट्रेट को ये लिखना पड़ेगा कि जो तीनों सेक्शन में उसको दोष सिद्धि हुई है, तीनों सेक्शन में दोष सिद्धि की सज़ा एक साथ चलेगी या अलग अलग चलेगी। तो ये पहले उसको पनिशमेंट में लिखना पड़ेगा। दूसरी जो उपधारा कह रही है वो ये कह रही है कि यदि मजिस्ट्रेट की सजा देने की शक्ति से अधिक पनिशमेंट हो गया है तो इस आधार पर उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा, उच्च न्यायालय को विचारण के लिए नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखनी बात है। परंतु क्या कहता है इसमें कि एक से अधिक अपराध के लिए दंड किसी भी दशा में 20 वर्ष से अधिक नहीं होगा। तो यहाँ पर 3 सेक्शन में उसकी दोष सिद्धि हुई है। मान लीजिए फर्स्ट क्लास जेएम है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है और उसको 3 वर्ष तक की सजा देने का प्रावधान है। हम पीछे पढ़ के आए हैं सेक्शन 23 में 3 वर्ष तक की सजा उसको देने का प्रावधान है, अथॉरिटी है। अब ये क्या कह रहा है कि अगर वो 3 सेक्शन में सजा दे रहा है अलग अलग, तो यहाँ पर मान लीजिए एक में उसने 3 महीने दे दी, फिर उसने 1 वर्ष दे दी और फिर उसने 3 वर्ष दे दी। तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर देखें तो 1 वर्ष 6 महीना बैठती है। तो यहाँ पर क्या है, वो 3 वर्ष से 3 वर्ष के अंदर ही है, ये भी 3 वर्ष के अंदर है, ये भी 3 वर्ष के अंदर, ये भी 3 वर्ष के अंदर है। और अगर वो सज़ा ज़्यादा देता है तो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए 6 महीने है और यहाँ पर फिर से 1 साल है और यहाँ पर फिर से 6 महीने है, तो यहाँ पर देखिए फिर से 2 साल हो जाती है इस तरह से। और अगर वो इन्हीं सेक्शन में मान लीजिए 3 वर्ष से आगे जाता है, तो 3 वर्ष मान लीजिए पहले में दे दी, फिर उसके बाद जो है उसने 2 वर्ष दे दी और फिर उसने जो है 1 वर्ष दे दी, तो टोटल अगर देखा जाए तो ये 2 गुना होता है, यानी कि 6 वर्ष होता है। तो इसी को कह रहा है कि ये जो टोटल जो सज़ा है वो 2 गुने से अधिक नहीं होनी चाहिए और ये जो टोटल सज़ा है वो 20 वर्ष से अधिक भी नहीं होनी चाहिए। तो सेक्शन 25 में इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए लिखा है इसमें क्लॉज 3 और क्या कहता है कि दोषित व्यक्ति द्वारा अपील करने के उद्देश्य से इस धारा के तहत उसके विरुद्ध पारित किए गए क्रमिक दंडादेशों का कुल योग एक ही दंडादेश माना जाएगा। इसमें ज़्यादा विशेष बात नहीं है कि अगर उसको अपील करनी है, यानी कि कोई व्यक्ति है उसको जो है कन्विक्टेड किया गया है, यानी कि दोष सिद्धि उसको दी गई है और उसको अपील करनी है, तो अगर उसको क्रमिक दंडादेश दिया, क्रमिक मतलब एक सज़ा भुगतने के बाद दूसरी सज़ा स्टार्ट होगी और उनका जो कुल योग होगा उसको एक ही दंडादेश माना जाएगा। ये कह रहा है यह अपील क्षेत्राधिकार और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रावधान किया गया है। तो इसमें परीक्षा की दृष्टि से कोई विशेष बात नहीं है, बस आपको ये पॉइंट और विशेष तौर से ये आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। सेक्शन 25 में आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 29 में एक छोटी सी बात याद रखेंगे कि न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग या पालन उसके पद उत्तरावर्ती द्वारा किया जा सकता है। तो कोई न्यायाधीश है या फिर कोई मजिस्ट्रेट है,
किसी मुकदमे का क्या कर रहा है, विचारण कर रहा है, मान लीजिए ट्रायल कर रहा है, और विचारण उसका भी कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, और उसका मान लीजिए ट्रांसफ़र हो जाता है या फिर वो रिटायर हो जाता है, तो यहाँ पर क्या है, उसने विचारण कंप्लीट नहीं किया था, तो उसके पद के बाद पद उत्तरावर्ती, उसकी पोस्ट पे जो भी कोई नया जज आएगा, वो क्या कर सकता है, उसको ट्रायल को कंटिन्यू कर सकता है। तो क्या कह रहा है, मजिस्ट्रेट की शक्तियों कर्तव्यों का प्रयोग या पालन उसके पद उत्तरावर्ती द्वारा किया जा सकता है। तो उस विचारण को जो है नया नया वाला मजिस्ट्रेट आगे बढ़ा सकता है, ये इसमें बात कही गई है। उसके बाद देखते हैं, चलिए चैप्टर नंबर आपका जो है 3 ख़त्म हो गया है, यहीं तक इसमें इम्पोर्टेंट इतना ही है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस की सहायता के बारे में बताया गया है, और सेक्शन 30 से लेकर 34 तक इसमें प्रावधान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इस चैप्टर से बहुत कम प्रश्न बनते हैं, कुछ प्रश्न खास नहीं बनते हैं, आपको इसमें कुछ ज़्यादा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी देखते हैं, कुछ सेक्शन आपको डायरेक्ट पूछा जाता है। सेक्शन 30 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्ति किस सेक्शन में है, सेक्शन 30 में है। सेक्शन 31 कहता है कि जनता कब पुलिस और मजिस्ट्रेट की सहायता करेंगी, तो जनता मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारियों द्वारा उचित रूप से सहायता मांगे जाने पर निम्नलिखित मामलों में सहायता करने के लिए आबद्ध है। तो किस किस मामले में जनता जो है मजिस्ट्रेट की या पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए आबद्ध है, यदि वो उचित रूप से सहायता मांगते हैं। तो किन किन मामलों में, पहला पॉइंट देखिए, ऐसे व्यक्ति को पकड़ने या भागने से रोकने के लिए जिसे वह मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है। तो ऐसे मामले में कोई जन सामान्य, कोई आम आदमी पुलिस या मजिस्ट्रेट की सहायता करने के लिए आबद्ध है, यदि वो उचित रूप से सहायता मांगता है ऐसे व्यक्ति को पकड़ने में या भागने से रोकने के लिए जिसे वह मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के प्राधिकृत है। शांति भंग के निवारण या दमन के लिए, और तीसरा पॉइंट है किसी लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने का प्रयत्न निवारण करने के लिए। तो किसी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको कोई क्षति पहुंचा रहा है और उस क्षति पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए भी जो है आम आदमी या आम जनता पुलिस या मजिस्ट्रेट की सहायता करने के लिए आबद्ध है। सेक्शन 33 की बात कर लेते हैं, तो कुछ अपराधों की इत्तला जनता द्वारा दिया जाना। तो कुछ अपराधों की जानकारी जानने वाले व्यक्ति के लिए यह आबद्ध कर है कि वह निकट के मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को इसकी सूचना दे। तो सेक्शन 33 में आप देखेंगे, कि तो कुछ अपराध बताए गए हैं, वहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है। जैसे देखेंगे आप, वहाँ पर 103 से लेकर के 105 तक के अपराध हैं, 111 से लेकर के 113 के अपराध हैं। इसके अलावा 140 से लेकर के 144 के अपराध हैं, 147 से 154 के अपराध हैं। ठीक है, तो पूरी लिस्ट दी गई है सेक्शन 33 में कि किन किन अपराधों में जो है उस अपराध की जानकारी रखने वाला व्यक्ति सूचना देने के लिए क्या है, आबद्ध कह रहा है। मतलब उसके लिए जरूरी हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति उन अपराधों की यदि सूचना रखता है, जानकारी रखता है, तो वो क्या है, निकटतम मजिस्ट्रेट को या पुलिस अधिकारी को इसकी सूचना देने के लिए आबद्ध कर है। वो कौन कौन से अपराध हैं उसकी लिस्ट उसमें वहाँ पर पूरी दी गई है। ठीक है, उस लिस्ट को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना वो पूछी जाती है, लेकिन आप देख लीजिएगा, और ना ही वो याद होने वाली है, मतलब आसानी से याद नहीं होने वाली। बस इसमें ये याद रखिए, किसको सूचना देने के लिए आबद्ध कर है, तो निकटतम मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस अधिकारी को।
सेक्शन 34 है, यहाँ पर जो है ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारी के कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य। तो जो गांव के मामले होते हैं उसके बारे में सेक्शन 34 है। क्या कहता है कि ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारी और ग्राम में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति निकटतम मजिस्ट्रेट या निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को अपराध की सूचना देगा। ठीक है। अब ये नियोजित अधिकारी कौन है, ये आपको उपधारा 2 में मिल जाएगा। उपधारा 2 में 3 शब्दों को डिफाइन किया गया है। ठीक है। ग्राम शब्द को डिफाइन किया गया है, नियोजित अधिकारी को डिफाइन किया गया है और उद्घोषित अपराधी को डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 34 में केवल ग्राम शब्द आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पूछ लेता है कि ग्राम से संबंधित मामलों के बारे में प्रावधान किस धारा में है, सेक्शन 34 में है। पूरे बीएनएसएस में देखेंगे, पूरे बीएनएसएस में एक ही सेक्शन ऐसा है जो ग्राम के बारे में बात करता है, ग्राम के मामलों के संबंध में बात करता है। उपधारा 2(1) में उद्घोषित अपराधी को परिभाषित किया गया है कि उद्घोषित अपराधी के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति भी आता है जिसे किसी न्यायालय या प्राधिकारी ने अपराधी उद्घोषित किया है, जिसने बीएनएस के अधीन 10 वर्ष या आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय अपराध किया है। हालांकि पूछा नहीं जाता ये सब चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। तो चैप्टर नंबर 4 में आपका 34 तक सेक्शन है और यहाँ पर ये सेक्शन 34 ही है, इसका अंतिम सेक्शन है। इस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ही ना के बराबर पूछे जाते हैं, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई भी प्रश्न है, सवाल है, आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।